दिल्ली के होटल से एक नाइजीरिया का काला हफ्सी दलाल को फ़ोन करके कहता है कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। तो उसका कोठे का दलाल कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी लड़की आने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई लड़की अवेलेबल नहीं है। तो वो कहता है ऐसा क्यों? वो कहता है कि जिस-जिस लड़कियों को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, सारी लड़कियों की हालत तुमने खराब कर दी थी और कोई भी लड़की तुम्हारे पास जाने के लिए राज़ी नहीं है। इसलिए कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। और ये कहकर दिल्ली का जो दलाल होता है, जीबी रोड कोठे का दलाल होता है, वो फ़ोन रख देता है। उस काले हफ्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने होटल से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर एक ऑटो करता है। ऑटो में बैठ जाता है और जीबी रोड के लिए निकल पड़ता है और वहाँ उस ऑटो वाले से पूछता है कि क्या कोई लड़की अवेलेबल हो सकती है मेरे लिए, सिर्फ एक रात के लिए। एक लड़की की ज़रूरत है और वो अपने लिए लड़की की बात कर रहा है। तो वो ऑटो वाला समझ जाता है और कहता है कि तुम बैठे रहो, मैं एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें लड़कियों की भरमार होगी। और वो ऑटो वाला उसको बैठा देता है और बैठाने के बाद डायरेक्ट वहां पर जीबी रोड कोठे पर ले जाता है, तरीके से कोठे पर ले जाकर छोड़ देता है। जैसे ही काला हफ्सी उस कोठे के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि उसमें कई तरह तरह की लड़कियां होती हैं और इस तरीके से वो कोठे के दलाल से बात करता है। बात करने के बाद वो कमरा नंबर 63 में पहुंच जाता है। इस तरीके से जब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो उसे एक 18 साल की लड़की मिलती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन जैसे ही वो उसको संबंध बनाने के लिए कहता है तो वो लड़की उसे मना करने लगती है। और जब वो काला हफ्सी कोठे के दलाल से ये शिकायत करता है तो कोठे का दलाल कहता है कि ये नई नई आई है और ये सभी से मना करती है संबंध बनाने के लिए, इसलिए तुम इसके साथ चाहो तो जबरदस्ती कर सकते हो। जैसे ही वो नाइजीरिया का काला हफ्सी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो लड़की जो होती है वो उसको जोरदार थप्पड़ मार देती है। इस तरीके से वो नाइजीरिया का काला हफ्सी से एकदम से शैतान बन जाता है और उसके कपड़ों को फाड़ देता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद जैसी संबंध बनाने की कोशिश करता है, अचानक से पुलिस की रेड पड़ जाती है। तो वो क्या दिखता है, जैसे ही वो लड़की और वो काला हफ्सी जैसे ही कोटे से बाहर आते हैं तो पुलिस के साथ साथ उसके पिता, उस लड़की के पिता भी वहां पर मौजूद होते हैं और वो लड़का भी मौजूद होता है जिसने उसको उस कोटे पर पहुंचाया होता है। दोस्तों आखिर माजरा क्या होता है जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंगाल के रहने वाले एक संपन्न परिवार जिसके मुखिया होते हैं सुब्रत मुखर्जी। सुब्रत मुखर्जी की दो लड़कियां होती हैं। दो लड़की, बड़ी लड़की का नाम रूपाली, छोटी लड़की का नाम अनन्या होता है। और अनन्या दोनों ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और सबसे ज़्यादा खूबसूरत अनन्या होती है। अनन्या की उम्र इस समय 18 साल की होती है और वो पढ़ाई कर रही होती है। और सुब्रत मुखर्जी जो होते हैं वो बैंक में मैनेजर होते हैं। उनकी अच्छी तनख्वाह होती है और संपन्न परिवार होता है और अच्छी जमींदार भी होते हैं। इस तरीके से उनका अच्छा खासा नाम होता है। बड़ी लड़की की शादी कर देते हैं तो उसके बाद बचते हैं तीन लोग, जिनमें सुब्रत मुखर्जी और उनकी पत्नी और एक लड़की अनन्या। अनन्या की शादी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए वो अनन्या जो होती है वो अपने कॉलेज में, पास शहर में ही एक कॉलेज था जिसमें पढ़ाई कर रही होती है। इस तरीके से वो डेली का आना जाना होता है। वो एक ऑटो में बैठकर जाती है और उसी ऑटो से वापस आ जाती है। दोस्तों वो ऑटो जो होता है वो एक लड़के का होता है जिसका नाम गोलू होता है। गोलू जो होता है वो उसी शहर का रहने वाला होता है, लेकिन वो कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी होता है। दोस्तों वो एक अनपढ़ आदमी होता है और एक ऑटो चलाता है। इस तरीके से अनन्या की मुलाकात जो उस ऑटो वालों से हो जाती है, भोलू से। भोलू जो होता है हंसी मजाक भी करने लगता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकात जो होती है वो आगे बढ़ जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब भी मौका मिलता गोलू उसको घुमाने के लिए ले जाता और कभी फिल्म दिखाने के लिए ले जाता, कभी कहीं ले जाता। दोस्तों इस तरीके से उनकी मुलाकात जो होती है धीरे धीरे अनन्या और गोलू की जो मुलाकात होती है वो प्यार में बदल जाती है। लेकिन गोलू उसका इस्तेमाल करना चाहता है, नहीं करता है, और बल्कि अनन्या उसको प्यार करने लगती है। और इस तरीके से जैसी उसकी पढ़ाई जो कंप्लीट हो जाती है तो मैं गोलू से प्यार करती हूँ, गोलू से ही शादी करना चाहती हूँ।
और इस तरीके से जब उनकी सुब्रतो मुखर्जी को ये बात पता चलती कि वो एक ऑटो ड्राइवर है, एक अनपढ़ जाहिल आदमी है, तो बहुत नाराज हो जाते हैं और उस पे अपनी बेटी पर इतना नाराज हो जाते, तुम्हें अपनी जिंदगी क्या बर्बाद करना है उसके साथ शादी करके। वो एक ऑटो ड्राइवर है और वो क्या कमाता होगा। इस तरीके से वो अपनी जिद पर अड़ी रहती। सुब्रत मुखर्जी एक दिन कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो उसे एक दिन हमारे पास बुला लो, हम उससे बातचीत कर लेंगे। अब जैसे ही इस बात को वो सुनती है अनन्या, तो वो खुशी के मारे अपने पिता के गले लग जाती है। गोलू के पास जाती है, गोलू से कहती है कि मेरे पिता ने तुमको इनवाइट किया है और तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। पहले तो गोलू जाने के लिए राज़ी नहीं होता, जब अनन्या ज़बरदस्ती करने लगती है तो फिर गोलू उसके घर पर चला जाता है। अब जैसे ही गोलू घर पर जाता है, सुब्रत मुखर्जी होते हैं उसकी बारे में सारी जानकारी लेने लगते हैं कि सारी इनकम और उसके सारे खानदान के बारे में जानकारी निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा कुछ समय का हमें समय दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। और इस तरीके से जैसे गोलू चला जाता है, सुब्रत मुखर्जी उसकी सारी जानकारी निकाल लेते हैं पास के लोगों से, पास पड़ोस के लोगों से ही। उन्हें पता चलता है कि वो आवारा किस्म का लड़का है और वो जेल भी काट चुका है। जब ये बात वो सुनते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अनन्या को फिर इतना ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो क्रिमिनल है, अपराधी है। लेकिन इसके बावजूद भी अनन्या इस बात पर राजी नहीं होती है और उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। जब वो देखती है कि उसके पिता नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक दिन गोलू को गोलू से कहती है कि हम भाग चलते हैं और इस तरीके से हम शादी कर लेंगे। दोस्तों फिर क्या होता है, अनन्या जो होती है गोलू से ये बात कहती है तो गोलू कहता है कि मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, हम दिल्ली में चलते हैं, वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी को काटेंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरीके से वो दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड यानी अनन्या को ले जाता है। ले जाने के बाद कुछ दिन तक तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर जब पैसों की तंगी होने लगती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर अनन्या को मारने पीटने लगता है। इस तरीके से उनका विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊँ। फिर वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। गोलू अपने दोस्त के पास फ़ोन करके कहता है कि मैं इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता हूँ, कोई आइडिया बताओ। तो फिर उसका दोस्त उसको बुलाते हैं अपने पास। गोलू मिलकर सारे लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद वो कहता है कि दिल्ली में एक कोठा है, क्यों ना हो उस कोठे में जाकर इसको बेच दो और तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। अब ये बात गोलू जब सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि उसको बेचने पर अच्छी रकम मिल जाएगी। ऐसे ही दिल्ली के जीबी रोड पर ले जाकर गोलू अनन्या को बेच जाता है, उसको लगभग 3 लाख की रकम मिल जाती है और फिर इस तरीके से अनन्या वहाँ पर फंस जाती है। इस तरीके से जो कोठे का मालिक वो उससे बार बार उससे संबंध बनाने के लिए प्रेशर डालता है, लेकिन अनन्या शरीफ घर की होती है, वो ये सब नहीं करना चाहती है, लेकिन वो बार बार प्रेशर डालता है। एक दिन ऐसा होता है, उसके कोठे पर एक काला हफ्सी, नाइजीरिया का एक काला हफ्सी आता है और आने के बाद जैसे ही उस दलाल से मिलता है, दलाल को पैसे देता है और कहता है कि कमरा नंबर इतने में चले जाओ। और वहाँ पर एक लड़की है जो संबंध बनाने के लिए मना करती है, लेकिन तुम अगर वो मना करे तुम उसके साथ जबरदस्ती करना और उसको मारना पीटना। तो वो काला हफ्सी जो होता है वो वैसे ही हवस का भूखा होता है। जैसे ही उस कमरे में पहुँचता है तो अनन्या को देखकर वो खुश हो जाता है। इतनी कम उम्र की लड़की होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है और इस तरीके से उससे संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो राजी नहीं होती, तो जबरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े निकालकर निवस्त्र कर देता है। लेकिन अनन्या फिर भी राजी नहीं होती है। जब अनन्या को गुस्सा आ जाता है तो उस काले हफ्सी के 2-3 रापट मार देती है और वो काला हफ्सी जो होता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस की रेड पड़ने के साथ साथ ऐसी भगदड़ मच जाती है कि सारे लोग भागने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है तो वो काला हफ्सी और अनन्या दोनों कोठे से बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, अनन्या देखती है कि उसके पिता और गोलू और पुलिस वाले साथ में खड़े होते हैं। अनन्या सब माजरा समझ जाती है और अपने पिता से अपने पिता सुब्रत मुखर्जी के गले लग जाती है और कहती है कि इसी लड़के ने मेरे साथ ये सब किया है और मुझे यहाँ यहाँ तक पहुँचाया है। और इतनी गुस्सा में अनन्या होती है कि उसको उस लड़के गोलू को अपनी चप्पल निकाल कर धड़ाधड़ पीटने लगती है। काफ़ी देर तक पीटने लगती है। उसके बाद पुलिस जो होती है उस गोलू को
और उस काले हफ्सी को और कोठे के मालिक को सबको अपने साथ ले जाती है। इस तरीके से अनन्या जो होती है वो कोठे से आज़ाद हो जाती है। अनन्या जो होती है अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है। तब अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में दोबारा मत करना, अपने माँ बाप का कहना हमेशा मानना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों अनन्या जो वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाती है।